नहीं। आज हम डॉक्टर बात करेंगे डॉक्टर आस्था तिवारी जी से। She have secured one of the great rank in MBBS dental surgeon examination 2024. She have secured the sixth rank in MBBS dental surgeon examination 2024. One of the great thing is that she have secured very good marks. She have secured 303 marks in the written examination. She have secured 35 marks in the interview. One of the best actually. तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपरेशन हुआ, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया गया और साथ में प्रिपरेशन की जद्दोजहद कैसे फेस किया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो डॉक्टर आस्था, वेलकम टू यू इन आवर प्लेटफॉर्म लर्न सर्विसेज। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो ये होती है कि प्रिपरेशन करते हैं हम, जद्दोजहद करते हैं, हमें पता नहीं होता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, काफी चैलेंजेस होते हैं। सिलेक्शन हो जाता है, पीडीएफ में अपना नाम देख लेते हैं, टॉप 10 रैंक में आपका नाम होता है। चीजें कैसे आपको पता चले कि यू गॉट द सिलेक्शन एंड हाउ हाउ वाज दैट मोमेंट एक्चुअली? सर एक्चुअली इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। मेरी पर्सनली बात करूं तो मेरी जर्नी काफी टफ रही है, बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माय बीडीएस एग्जाम्स एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद लगभग 4 साल ऐसे रहे कि आई स्ट्रगल्ड फॉर एमडीएस एंड आई थॉट कि मैं कर लूंगी एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। बट यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें, जो एक बहुत अच्छी सेइंग है कि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता आपको, एंड व्हेन गॉड राइट्स योर जर्नी तो वो और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो शायद मुझे एमपीपीएससी एग्जाम क्लियर करना था, इसीलिए मैं बार बार कहीं ना कहीं फेल हो रही थी एंड दिस सक्सेस हैज ब्रिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब घर परिवार इतना मतलब इमोशनल मोमेंट था जैसे ही रिजल्ट आया। सो एक्चुअली आई तो स्टार्टेड क्राइंग, मैं तो रोने लग गई थी। बट इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड डेफिनेटली जब आप अपने आप को टॉप 10 में देखते हो तो आपका वो जो कॉन्फिडेंस है कि नहीं हो जाता है कई बार फेलियर्स के कारण, वो आप रिगेन करते हो अपनी लाइफ में एंड यू, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आप कुछ कर सकते हो। सो आई विल ओनली से दिस टू एवरीवन कि कभी भी अपने फेलियर से डिसहार्टन नहीं होना है, जस्ट लर्न फ्रॉम देम एंड मूव अहेड एंड यू विल अचीव समथिंग वेरी ग्रेट। दैट्स ग्रेट। अभी एमपीपीएससी डेल्टा सीजन एग्जामिनेशन जो 2024 का आपने दिया था, इसके पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट लिया था क्या? सर इसके पहले मैंने नीट एमडीएस एग्जाम दी है, बट एमपीपीएससी का ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। अच्छा, एमपीपीएससी का पहला अटेम्प्ट। सो यहाँ पर सभी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन एक हमारे फ्रेंड्स का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। बिकॉज क्या होता है, हमारे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फैमिली में हैं, दे आर मैरिड, at the same time they are running their clinic as well. So managing with the family and with clinic, and आप जॉब भी कर रहे हैं in case, तो it's quite difficult actually. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें बताएं, आप कैसे मैनेज किया आपने? तो टाइम मैनेजमेंट में मैं तो मैरिड हूँ, बीइंग अ मैरिड फीमेल, और मेरा बच्चा तो बहुत ही छोटा था। व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ही वाज जस्ट 3.2 इयर्स। अब Oh, जाकर that's वो challenge. 2.5 हो गया है, तो वो बहुत छोटा बच्चा था और उस समय, और लेकिन ही हैज सपोर्टेड मी अलॉट। बाकी टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो सर टाइम हमें गैप्स में निकालना होता है। टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं बहुत गैप्स में पढ़ती थी, यानी कि पीपल यूज्ड टू से कि हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। आई विल टेल कि आई हैव नेवर स्टडीड कंटिन्यूअसली फॉर 3 आवर्स। आई हैव स्टडीड इन गैप्स। मेरा एक एक सेशन होता था टाइमर लगा के। मैं टाइमर लगा के इसलिए पढ़ती थी सर क्योंकि उससे मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि आज मैंने 6 घंटा पढ़ लिया है, आज मैंने साढ़े Right. 6 घंटे पढ़ लिए हैं, इस तरीके से। बस वो गैप्स में होते थे। 40 मिनट्स का एक पीरियड हो गया, 45 मिनट्स का एक पीरियड हो गया। इसके अलावा सर मुझे अपना दिन बड़ा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगी कि वो मैं अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू किया, जो कि मेरी एक अच्छी आदतों में से नहीं था। आई वॉज अ लेट राइजर, पर मैंने अर्ली मॉर्निंग शुरू किया क्योंकि आपके बच्चे की भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनको निभाते हुए आपको आगे बढ़ना होता है। परिवार, मेरी ज्वाइंट फैमिली है, तो मैं जल्दी उठती थी। बहुत जल्दी भी नहीं कि सुबह 3 बजे 4 बजे, नो, आई यूज टू वेक अप एट 5:30। उसके बाद सर जो डेली कोर्स होते थे, उसके बाद आई यूज टू सिट फॉर 40-45 मिनट्स फॉर रिविजन एंड डे प्लानिंग, कि मुझे पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सर कि मैं कभी भी एक टारगेट के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागी कि संडे अगर टेस्ट है या वीकेंड पे टेस्ट है या वीकली टेस्ट है तो मुझे पूरे टॉपिक्स पूरे करने हैं। मेरा ये होता था कि मैं इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स पूरे कर पाऊं, और जितने भी मैं टॉपिक्स कवर करूं, अगर कुछ छूट गए हैं तो आई यूज टू राइट दोस टॉपिक्स कि ये छूट गया है, ताकि मुझे याद रहे कि दिस इज आई हैव लेफ्ट।
टेस्ट के मार्क्स से मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टन कभी कभी हो जाती थी सर, क्योंकि इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। कभी कभी आप टेस्ट के मार्क्स से डिसहार्टन भी हो जाते हो, लेकिन धीरे धीरे जो मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी बड़ी बड़ी एग्जाम्स में सिलेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, उनसे बात करके लगता था कि दिस इज ओके, दिस इज जस्ट अ पार्ट, यू गो अहेड। तो इस तरीके से खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ना होता था सर। उसके अलावा जैसे बच्चा मेरा LKG में गया, स्कूल चला गया, तो बच्चा जितनी देर स्कूल है तो उसमें मैंने ये टारगेट बना रखा था कि उसके पहले मैं अपने सारे हाउस होल्ड काम करके रख लूंगी, ताकि जो स्कूल का पीरियड है उसमें मैं सिर्फ पढ़ाई कर पाऊँ। मतलब मैंने घर में भी सबको इस तरीके से प्रिपेयर कर दिया था कि आई विल स्टडी इन दोस 3 आवर्स। उसमें सर मैं टेस्ट भी लगाती थी, पढ़ती भी थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूरी प्रिपरेशन में सर मैंने सीखी है कि अपने मिस्टेक्स पे ध्यान देना। अगर आप यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक और सेम क्वेश्चन, देन यू आर लैगिंग बिहाइंड, ये अपने को समझना पड़ता है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को हर बार इम्प्रूव करते जाओगे तो यू विल मूव अहेड। तो आपको अपनी मिस्टेक्स पर काम करना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। सर मेरी बस इतनी ही बेसिक स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने फॉलो करी। दैट्स रियली वंडरफुल। एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण जो मैम ने बताया कि हमें जो क्वेश्चंस हमसे गलत होते हैं उसमें जरूर काम करने की आवश्यकता है। गलतियां दोबारा रिपीट होती हैं, इसका मतलब यह है ये कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है जो मैम ने बताया कि गैप में आपको काम करने की आवश्यकता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन द गैप्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यदि टाइमर लगा सकें जिसमें एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया कि हमने आज कितनी मेहनत करी है। तो ये भी एक ऑडिट में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि वी हैव द असेसमेंट कि कल मैंने इतनी मेहनत करी, आने वाले कल में हमें इतनी मेहनत करनी है। सो दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। एक जो सवाल हमारे सामने आता है कभी कभी कि जब हम PYQ सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या हम टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं बनते हैं। और कई बार वहां पे हमें ओपिनियन बिल्डअप होने लग जाता है कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ सही ट्रैक में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दिस इज काइंड ऑफ डिलेमा वी फेस। इसके बारे में क्या ओपिनियन है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने जब भी क्वेश्चंस जब स्टार्टिंग में लगाना शुरू किए थे, जो स्टार्टिंग फेज में होते हो तो आप चीजें टॉपिक वाइज पढ़ते हो, और जब आप एंड फेज ऑफ प्रिपरेशन में होते हो तो आप फिर टेस्ट वाइज पढ़ते हो, क्योंकि आपके पास एक पूरा सिलेबस होता है टू कवर। मैं ये नहीं कहूंगी सर कि कोई भी बच्चा जो चाहे वो टॉपर हो, फर्स्ट रैंक भी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसको पूरे सब्जेक्ट या पूरे सिलेबस का हर पार्ट आता हो। तो सबसे पहले सर जब आप टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं तो टॉपिक वाइज में आप जब क्वेश्चंस लगाने बैठ रहे हैं तो उस टॉपिक का आपको या तो सिनॉप्सिस पढ़ना होता है। जैसे हमारा जो मेडिकल सब्जेक्ट्स या डेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमारी जो बुक है उसमें सिनॉप्सिस दिए होते हैं, तो आई यूज्ड टू रीड दैट होल सिनॉप्सिस। तो मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस वो सिनॉप्सिस से डील हो जाते थे। ये आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल सब्जेक्ट्स। देन आई यूज्ड टू गेट सम कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते थे सर जिनके कंसेप्ट मुझे बिल्कुल याद नहीं आते थे या पता नहीं होते थे। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप टेक्स्ट बुक खोल के बैठो, बट आई यूज टू सर्च देम ऑनलाइन। ये बहुत अच्छा रूट तो नहीं है ऑनलाइन सर्च करने का, बिकॉज यू गेट मल्टीपल ऑफ द सोर्सेस। बट अगर आपको एक आइडिया भी लग जा रहा है कि यहाँ से पढ़ के आप कर सकते हो, या अगर आपके मतलब जैसे एक क्वेश्चन है, सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल एंड यू गेट 2-3 आंसर्स, आपको लग रहा है कि यार इसका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, कुछ गलत है, देन यू हैव टू डेफिनेटली गो फॉर द टेक्स्ट बुक, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक ही सही आंसर देगी। मेडिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा बहुत होता है। तो यू हैव to go through synopsis. First you read the synopsis, then you mark the questions. Just circle out those questions in the concept आपको बिल्कुल ही क्लिक नहीं हुआ। सिर्फ क्वेश्चन देके आंसर MCQ में रटना इज नेवर स्टडी। मैंने बहुत सारे लोगों से इस तरीके से बात की, तो मतलब आप कभी भी क्वेश्चन देख के और आंसर देख लो कि हाँ ये हमें आ गया, तो ऐसे कभी नहीं आता है। यू हैव टू गो थ्रू वंस की आप कंसेप्ट, वो पूरी तरीके से किताब पढ़ने में कृपया ना लगे, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको बहुत स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है कि आपको क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। कुछ क्वेश्चन सर SRशिप लेवल और PG लेवल के होते हैं जो कि हमारे लेवल पे, BDS लेवल पे हमने कभी डील ही नहीं किए होते हैं। अगर हम उन क्वेश्चंस को क्रैक करने में लग जाएंगे तो हमारी स्टडी का टाइम बढ़ जाता है और लैग होने लगता है। टॉकिंग अबाउट सर जनरल स्टडीज जो आपने पढ़ाया है सब्जेक्ट, मेरा तो एक ही मतलब गीता जैसा एक मैंने लाइन बना रखी थी कि सर के नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, सर के नोट्स पढ़ो क्वेश्चन लगाओ। So जो nice. क्वेश्चन नहीं आते थे उसका फोटो खींच के मैं आपको मैसेज करती थी, जिसका रिप्लाई आप कर देते थे, क्योंकि वो मेरा पर्सनल सब्जेक्ट नहीं था और उससे काफी समय से टच नहीं था। बट थैंक्स टू यू, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि आपने इतना अच्छे से पढ़ाया कि GS मेरे लिए बहुत आसान हो गया। That's so nice of you. तो एक सवाल और भी हमारे कुछ फ्रेंड्स ने मैसेज किया है कि डेंटल के सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार किया आपने, मतलब
किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था आपने, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, या आपने किसी बुक को ही बस केवल रेफर किया था? सर डेंटल के लिए मैंने जो कोचिंग ज्वाइन करी थी डेंटल के था, और Right. उनके सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई थी कि उनकी जो टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट सीरीज Right. में और पीवाईक्यूज, उनकी जो ऐप थी उसमें पीवाईक्यूज थे, और हर स्टेट की पीएससी के पीवाईक्यूज थे। मतलब ऑल ओवर That's इंडिया में wonderful. जितनी भी स्टेट पीएससी होती है उसके पीवाईक्यूज उनके ऐप में थे। सो आई हैव ऑलमोस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो पल्स है, जो बुक है पल्स, दैट इज द मास्टरपीस। आप पल्स को जितनी बार पढ़ोगे आपको हर बार कुछ नया मिलेगा उसमें, आप पल्स को कभी पूरा नहीं कर सकते हो, उसमें इतना कंटेंट है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि अपने प्रिपरेशन के दौरान पल्स को आप बिल्कुल एक बेंचमार्क सेट करके रखिए कि पल्स तो मुझे पूरी पढ़नी है। इसके अलावा मैंने जो पर्सनली कोचिंग ज्वाइन करी थी, डेंटल एक्सपीरियंस भी मैंने उन्हीं की फॉलो करी थी। एंड एक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था सर। सर पर्सनली टाइम टेबल शेयर करते थे, एंड दैट टाइम टेबल वाज सो ब्यूटीफुली अरेंज्ड कि उसमें आपका टाइम भी होता था कि आपको कितने टॉपिक को कितना टाइम देना है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुली Right. अरेंज्ड कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम, आपका वो टॉपिक कब खत्म हो गया। तो हेल्प मिली थी कि दे हैव शेयर्ड द टाइम टेबल, और मैं उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ती थी सर, एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। That's wonderful. अभी इसमें जो खास तौर से जीएस वाले पोर्शन की यदि हम बात करें, तो जीएस के पोर्शन में आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, या साथ में थ्योरी में ज्यादा आपने प्रेशर किया? मतलब किस पोर्शन को आपने ज्यादा फोकस किया था, पीवाईक्यूज को या थ्योरी को? सर मैंने सच मायने बताऊं तो मैंने पीवाईक्यूज को ज्यादा फोकस किया गया था मेरी तरफ से। मतलब इट वाज अ रेट्रोगेट काइंड ऑफ स्टडी। पहले तो शुरुआत जो थी, जब आपने मुझे पढ़ाया था तो जो नोट्स थे पहले मैंने वो सारे पढ़ लिए थे। उसके बाद जब हम पीवाईक्यूज पे गए, जो जीएस रिलेटेड पीवाईक्यूज थे, तो पीवाईक्यूज से मुझे ये समझ में आया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब मुझे वो चीज नोट्स में नहीं मिलती थी और मैं आपको सेंड करती थी, तो मुझे पता चल जाता था कि एक्स्ट्रा में अपने को ऐड करना है। तो जब भी कोई टॉपिक से रिलेटेड, सपोज ज्योग्राफी का, रिवर का टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और मैं राइट. उसमें मान लीजिए माँ नर्मदा के बारे में पढ़ रही हूँ, तो जब नर्मदा जी के बारे में पढ़ा तो कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जो नर्मदा जी का नोट्स में नहीं था, और वो क्वेश्चन मैंने लगा लिया, तो मैं के ही नोट्स में मेरे टैब पर उसको ऐड कर लेती थी पॉइंट को। क्योंकि मेरे पास सर इतना समय नहीं होता था कि मैं अलग से रिटर्न नोट्स बहुत ज्यादा बनाऊं। तो मैं राइट. उसी जगह टैब में ही आपके नोट्स खोलती थी, उसी पर ऐड कर लेती थी पॉइंट। तो मैं जब भी वापस से वो नोट्स से गो थ्रू होती थी तो मुझे वो एमसीक्यू मिल जाता था वहां पर। राइट. सो बेसिकली डायनामिक प्रिपरेशन रखनी है हमें, नोट्स के साथ में पीवाईक्यूज को एसोसिएट करके पढ़नी है। तो ये चीजें यदि अपडेट करते चले तो चीजें काफी हेल्प करती हैं। एक सवाल और भी हमारे फ्रेंड्स ने पूछा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से रिपीट हुए हैं यदि हम डेंटल सब्जेक्ट की बात करें तो? कौन से सब्जेक्ट्स डेंटल में, कौन सा पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट होते हैं? सर बहुत ही ऑनेस्टली बोलूं तो इस बार का जो पेपर था एमपीपीएससी का, इट वाज अ वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ पेपर। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेट किया गया था। इवन द मार्किंग स्कीम फॉलोड वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि हर टॉपिक को, हर एरिया को कवर किया जाए। फिर भी मतलब इन जनरल अगर मैं बोलूं, जिन सब्जेक्ट्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इज ओरल पैथोलॉजी। ओरल पैथोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और बहुत सारे एरियाज को टच करता है वो सब्जेक्ट। चाहे वो ओरल सर्जरी हो, उससे भी रिलेट होता है, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी उससे भी ओरल पैथोलॉजी रिलेट होता है, जितने भी डायग्नोस्टिक मतलब डिजीजेस हैं उनसे रिलेट होता है। सो ओरल पैथोलॉजी इज समथिंग की विच यू शुड फोकस वेरी नाइसली। उसके बाद ओरल सर्जरी आता है। डेंटल सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो एंडोडोंटिक्स है, उसके बाद प्रोस्थोडोंटिक्स है। इन सब्जेक्ट्स को आप वेटेज के अकॉर्डिंग टाइम दीजिए, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप जितना टाइम दोगे तो यू विल सिक्योर गुड मार्क्स। ओरल रेडियोलॉजी, और इस बार जैसे ओरल रेडियोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन थे, राइट. राइट. तो राइट. फ्रेंड्स के क्वेश्चन और भी हैं यहाँ पर, कुछ नोट्स बनाए या बुक से ही सीधे पढ़ लें, या सिर्फ वीडियोस देख लें, समथिंग लाइक दैट? नोट्स बनाना कितना जरूरी है एक्चुअली? दिस वन ऑफ द गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सर ये पर्सन, मतलब मेरा इस पे आंसर रहेगा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों को सर लिख कर ही याद होता है, मतलब दे आर लाइक कि हम देखेंगे उसको, लिखेंगे, फिर हम याद करेंगे। नोट्स सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो नोट्स उसी
चीज के बनाना चाहिए जो या तो आप भूल रहे हो या आप जिन एरियाज में गलती बार बार करते हो। नोट्स बनाना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, उसमें आप सब चीज को एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो नोट्स में कभी भी ये तो नहीं कहूंगी कि नोट्स बनाना वेस्ट होता है या कुछ भी, बट नोट्स बनाने के चक्कर में कई लोग क्या करते हैं कि एज इट इज कॉपी करने लग जाना या बुक को देख के कॉपी करने लग जाना। आपको ये नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग अ टॉपिक, आपने ओरल सर्जरी एक्सोडोंशिया एक टॉपिक है जैसे हमारे सब्जेक्ट में, तो आप एक्सट्रैक्शंस पढ़ रहे हो, तो आपने एमसीक्यूज, आपने पल्स देखी है, आपने सिनॉप्सिस देखा है, आपने एमसीक्यूज देखे। अब आपको पता है कि आपको किन एरियाज पे फोकस करना है, तो जस्ट राइट द पॉइंट्स, कि सिर्फ पॉइंट्स लिखे होना चाहिए कि अच्छा इस पे, जैसे स्टोबीज टेक्निक पे क्वेश्चन आया तो व्हाट इज स्टोबीज टेक्निक, उस पे 2 पॉइंट, क्योंकि आप एमसीक्यू एग्जाम फेस करने वाले हैं, यू आर नॉट फेसिंग अ सब्जेक्टिव पेपर। तो आपको बिल्कुल तुरंत 4 ऑप्शन देके आपको याद आना चाहिए कि स्टोबीज टेक्निक इज दिस, दैट्स इट। आपको ये नहीं होना है कि आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है उस पे। सो आई एम लाइक कि बी सिलेक्टिव विथ योर नोट्स, मतलब आपको बहुत ही स्मार्टली अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। यू डोंट हैव टू बी राइट कि पूरे बुक खोल के लिखने बैठ गए, ये नहीं। आपको जैसा कंफर्टेबल होता है आप वैसा नोट्स बनाइए और उसके अकॉर्डिंगली पढ़िए। प्रिसाइज नोट्स हो कीवर्ड्स के साथ में, समथिंग लाइक दैट, राइट। Yes. हमारे जो अपकमिंग फ्रेंड्स हैं, कुछ जो 2027 में या उसके अपकमिंग एग्जाम्स में तैयारी करेंगे, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कम था तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। एनीवे, इधर विजुअल्स आ रहे हैं, हमें विजुअल्स आ रहे हैं, फाइन। ठीक है सर। सर जो भी अब प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनको इतना ही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो खुद अंडर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। थ्रू आउट माई जर्नी आई नेवर थिंक्ड अबाउट माई रिजल्ट। और एक चीज मैं बोलूंगी कि आपको अपना गोल हाई सेट करना है। फिजिक्स का एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है सर, शायद इस सारे ही साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो समझेंगे। मेरे एक सर थे जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया है और उनका वो कंसेप्ट में हमेशा ध्यान रखती हूँ अपने जीवन में। वो कहते थे कि हमेशा गोल हायर सेट करना चाहिए। यानी जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई बॉल या कुछ भी स्टोन फेंकते हो, तो वो कहते थे कि जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो उसको हाफ जीटी स्क्वायर से नीचे टच कर देता है, यानी वो आप जो गोल सेट करते हो उससे नीचे जाता है। तो हमेशा अपना गोल उससे ऊपर सेट करना चाहिए ताकि आप उस नीचे भी हिट हो तो आप एक ऐसे मार्क पर हिट होगे जहां आप सच में हिट करना चाहते थे। सो इफ यू आर एमिंग टू गेट सिलेक्टेड, I will say aim for first rank, because when you will aim for first rank, if God is with you, you will definitely achieve first rank. And even if you are not getting first rank, you will get selected, definitely get selected. So just be positive, just believe in yourself कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसा भी पढ़ रहे हो, आप सही पढ़ रहे हो, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। डिसहार्टन होके भी कभी भी प्रेपरेशन छोड़ देना कि मैं कितना ही पढ़ लूं यार, क्वेश्चन तो गलत हो रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, नेवर थिंक दैट। टेस्ट में मार्क्स आना नहीं आना इज नॉट मतलब एक तरीके से वो आपका ये नहीं दिखाता कि आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। हाँ, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेक देम सीरियसली, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बट नेवर गेट डिसहार्टन फ्रॉम द मार्क्स। जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ। इम्प्रूव करते करते आप कब एग्जाम क्लियर कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी सर। दैट्स वंडरफुल। एक अंतिम क्वेश्चन और भी है हमारे सामने, खासतौर से हमारे जो न्यू यूथ हैं, खासतौर से जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनके मन में थोड़ा सा परसेप्शन इस समय चेंज हो रहा है सोसाइटी के साथ में कि लाइक हमें बिजनेस करना चाहिए या हमें बेसिक एजुकेशन लेना चाहिए। मतलब दिस इज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बड़े काफी सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो अभी हमारे मन में, कई सारे फ्रेंड्स के मन में ये होता है कि यदि पढ़ाई करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, समथिंग लाइक दैट। इसके बारे में क्या परसेप्शन? दिस इज लाइक सोशल क्वेश्चन, बट डेफिनेटली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बच्चों के अंदर पैदा होता है कि हम हायर एजुकेशन लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगी। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? उन्हें बेसिक एजुकेशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सर इसके बारे में जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है वो ये है कि बेसिक एजुकेशन हर बच्चे को करना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन इज नॉट ओनली कि आपको जीवन में पैसा ही कमाना है, इसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जीवन कैसे जीना है ये भी आपको एजुकेशन सिखाता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बेसिक एजुकेशन तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हायर स्टडीज नहीं कर पाए तो हमें बड़ी जगह नहीं मिलेगी, बड़ा प्रोफेशन नहीं मिलेगा, डजेंट मैटर सर। आप बिजनेस कर रहे हो, हर व्यक्ति में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है
जिस पर अगर वो समय रहते काम करने लगे तो वो आगे बढ़ सकता है। दुनिया केवल आईएएस, आईपीएस या बहुत बड़ी पोस्ट पे कॉर्पोरेट में बैठे हुए लोग या बहुत अच्छे डॉक्टर्स यही नहीं चला रहे हैं। द सोशल सोसाइटी इज एक्चुअली बीइंग ड्रिवन, मतलब पूरा कलेक्टिवली ड्राइव हो रही है सर ये। इसमें हर व्यक्ति का अपना योगदान है। एक अगर होम मेकर भी है तो उस मदर का भी पूरा योगदान है उन बच्चों को आगे बढ़ाने में। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप कुछ इस तरीके से अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, बेसिक एजुकेशन आपको ये सिखाता है कि आपको किस दिशा में जाना है। अगर आप अच्छा नहीं भी स्कोर कर पा रहे हैं एग्जाम्स में तो आप एटलीस्ट आपको ये मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि यार मैं किस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ। सपोज अगर कोई बिजनेस भी आप कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ अगर एक दुकान भी आप खोल रहे हैं तो उस दुकान को आप मैनेज कर सकते हैं एजुकेशन के बेसिस से। उस दुकान को कैसे आगे मार्केटिंग करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, उस स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो अपने साथ लोगों को कैसे लेके चलना है, लोगों से कैसे डील करना है, उनसे कैसे बात करना है, ये सब हमें बेसिक एजुकेशन से ही आता है। सो सर बीइंग मतलब बीइंग इन दिस सोसाइटी आई फील कि बेसिक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी ये ना सोचे कि पढ़ लिख कर क्या होगा। पढ़ लिख कर अगर आप बहुत बड़े स्तर पर नहीं भी बैठे लेकिन आप अपनी बेसिक अर्निंग्स जो आप चाहे किसी बिजनेस से, चाहे किसी सर्विस से, चाहे किसी जॉब से कैसे भी अर्न करें, लेकिन आप डेफिनेटली सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। और दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, एजुकेशन इज वेरी। So friends, please do remember this one. Basic education is very important. It's a must actually. आपको प्रॉपर एजुकेशन लेना ही चाहिए, वो आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पर बहुत सारे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। और वो डिसीजन लेने के लिए हमें जरूरी है कि हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा होना चाहिए। बेहतर सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन मस्ट है। वी शुड टेक बेसिक एजुकेशन। बाकी आपकी इंटरेस्ट है, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आईएएस बनने के बाद भी रिजाइन करते हैं, रिजाइन करने के बाद दे स्टार्टेड देयर फर्म्स एंड दे हैव क्रिएटेड बिलियन डॉलर्स एक्चुअली। तो दैट्स अ बिग डिफरेंट थिंग। आप किसी फील्ड पे आ सकते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू गेट द बेसिक एजुकेशन। इट्स इसेंशियल एक्चुअली। सो ये रहा हमारे डिस्कशन आज मैम के साथ में। बट मैम, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर आवर एस्पिरेंट्स जो आने वाले कल में अपीयर करेंगे? आई विल जस्ट से कि एम हायर एंड अचीव बिगर। मतलब जितना हाई एम करेंगे उतना ज्यादा आप अचीव करेंगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, गो अहेड एंड यू विल डेफिनेटली अचीव समथिंग ग्रेटर। एक एग्जाम आपका जीवन डिसाइड नहीं करती, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। सो डोंट गेट डिसहार्टन, जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। सो दैट्स वंडरफुल थिंग एक्चुअली। एम्स, आपके एम काफी बड़े होने चाहिए। यदि आपके एम नहीं होंगे, यदि आप फर्स्ट रैंक को टारगेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप टॉप 10 में तो नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। यदि जो टॉपर्स होते हैं उनके अंदर माइंडसेट बहुत अलग होता है, और वो माइंडसेट यदि आप बना चाहते हैं तो आपके टारगेट जरूर काफी बड़े होने चाहिए। टारगेट बड़ा होगा, एफर्ट्स आप ज्यादा लगाएंगे, आपके डेली रूटीन जो आपके चेंज होने लग जाएंगे। सो डेफिनेटली यू शुड एम फॉर हायर थिंग एक्चुअली। डिस्कशन कहीं वाइड अप करते हैं। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। गुड डे सर। गुड डे।